हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए सबसे पहले कौन कौन से सोर्सेज हैं तो उनका अध्ययन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज व अन्य जो स्रोत थे उनका अध्ययन किया। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमने पृथ्वी की सतह से आंतरिक यानी भूगर्भ की तरफ जाने पर किस प्रकार दाब में परिवर्तन आता है, घनत्व में परिवर्तन आता है व टेम्परेचर में परिवर्तन आता है, इन सब का अध्ययन किया। प्रत्यक्ष स्रोत में हमने जाना कि प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी के द्वारा और भूकंपीय तरंगों की सहायता से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो भूकंप है वो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के द्वारा ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें सबसे अधिक सटीक जानकारी मिली है। तो हमने भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत जाना कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है और उनकी प्रकृति किस प्रकार होती है। तो हमने पढ़ा कि भूकंपीय तरंगों में मुख्यतः भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंगों को हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, और ये जो एस तरंगे हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी जाना जाता है, और एल तरंगों को धरातलीय तरंग या फिर लॉन्ग वेव के नाम से भी जाना जाता है। जो पी तरंगे होती है ये हमने देखा कि एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे होती है, क्योंकि इन तरंगों का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। एस तरंगों का वेग पी तरंगों की तुलना में क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। पी तरंगों में हमने पढ़ा था कि जो कणों के कंपन की गति होती है, अगर हम देखें तो तरंग की जो दिशा होती है, जो पी तरंगों में ये जो कण होते हैं इनकी कंपन किस प्रकार से होता है, तो हमने देखा था कि ये पी तरंगों में कणों का कंपन तरंग दिशा में ही आगे पीछे होता है, जिसके कारण ये तरंगे दाब तरंगे या फिर संपीड़नकारी तरंगों के नाम से भी जानी जाती हैं। एस तरंगों में हमने देखा था कि कणों का कंपन तरंग दिशा के लंबवत होता है, लंबवत होने के कारण इन्हें अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। जबकि एल तरंगों में जो कणों का कंपन होता है वो किसी भी दिशा में हो सकता है, तो इन्हें जिग जैग वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राइमरी वेव होती है, ये एक विशेष प्रकार का व्यवहार करती है पी, एस और एल तरंगे। जो पी तरंगे होती है वो सिर्फ जो होती है वो ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम से होकर गतिशील हो सकती है, लेकिन ये जो एस तरंगे हैं ये केवल और केवल ठोस माध्यम से ही गतिशील हो सकती है, जबकि जो एल तरंगे हैं वो ठोस और द्रव दोनों माध्यम से होकर गतिशील हो सकती हैं। तो अब तक हमने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के द्वारा हमें मुख्यतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। आज हम इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि जो पी तरंगे हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के द्वारा हमें पता चला कि क्रस्ट में मतलब सतह से भीतर की ओर जाने पर कुछ गहराई के बाद पी तरंगों का वेग, यानी क्रस्ट में जो पी तरंगों का वेग 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है वो लगभग 30 से 33 किलोमीटर ये गहराई मानी गई है। 30 से 33 किलोमीटर की औसत गहराई पर इन तरंगों का वेग बढ़कर लगभग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अर्थात पी तरंगों की गति अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो अर्थात 33 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों के वेग में अचानक परिवर्तन आता है। पी तरंगों का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पी तरंगों की जो गति होती है वो डिपेंड करती है पदार्थ के घनत्व पर। जैसे जैसे पदार्थ का घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे पी तरंगों का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि पी तरंगों का वेग में अचानक वृद्धि हुई, मतलब यहाँ पर एक ऐसी परत है जहाँ पर क्या हो रहा है, चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन आ रहा है। अर्थात यहाँ पर कम घनत्व की चट्टानें ऊपर 33 किलोमीटर से ऊपर लगभग कम घनत्व की चट्टानें पाई जाती है, और इस औसत गहराई के बाद में चट्टानों का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इससे ये जो असंबंधता पाई जाती है इसे मोहो असातत्य, मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, और इस ऊपरी परत को क्रस्ट नाम दिया गया क्रस्ट। तो अब पी तरंगों का जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई है, लगभग अगर औसत गहराई 100 से जो 200 किलोमीटर की जो गहराई है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस गहराई पर क्या होता है कि पी तरंगों का जो वेग होता है वो बहुत ही
कम हो जाता है, तो इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाले पार्ट को जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस गहराई पर पी तरंगों के वेग में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उनका वेग मंद हो जाता है, इसलिए इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से भी जाना। यहाँ पर पी तरंगों के वेग में कमी आने का कारण वैज्ञानिकों ने यह माना कि ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर चट्टानें प्लास्टिक दुर्बल अवस्था में पाई जाती है, अर्थात ये यहाँ की चट्टानें कैसी होती है, ब्रिटल प्रकार की होती है, इसलिए पी तरंगों का वेग यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि 2900 किलोमीटर की जो गहराई है, जो 2900 किलोमीटर यानी सतह से जब 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो पी तरंगों का जो वेग जो 7.9 के आसपास था, किलोमीटर प्रति सेकंड था, अचानक क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, अर्थात पी तरंगों के वेग में अचानक से क्या होती है, तीव्र वृद्धि हो जाती है। अर्थात इस 2900 किलोमीटर के नीचे वाली जो चट्टानें होती है उनका घनत्व अचानक बढ़ जाता है। घनत्व लगभग यहाँ की चट्टानों का जो 5.5 के आसपास घनत्व होता है, 5.5, इन चट्टानों का घनत्व लगभग 10 हो जाता है। तो इस क्षेत्र को यहाँ पर क्या होगा, चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन आया है, जिसके कारण पी तरंगों की गति भी क्या हो गई है, तीव्र हो गई है। तो इस 2900 किलोमीटर की गहराई वाले क्षेत्र को गुटेनबर्ग असातत्य के नाम से जाना जाता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जो ये वाली जो परत है 33 किलोमीटर के नीचे वाली ये वाली जो परत है, इसको मेंटल के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसके बाद हम देखते हैं कि जब पी तरंगों का अध्ययन, एस तरंगों का अध्ययन किया गया, तो हम देखते हैं कि एपिसेंटर से 120 डिग्री के कोण पर जो एस तरंगे होती है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अर्थात 120 डिग्री, एपिसेंटर से 120 डिग्री के कोण की दूरी पर एस तरंगे पूर्णतः एब्सेंट हो जाती है। तो ये तभी संभव हो सकता है जबकि क्या होगा, पृथ्वी के अंदर एक ऐसी परत होगी जो कैसी होगी, द्रव अवस्था में होगी, क्योंकि एस तरंगे द्रव माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकती। इसलिए माना गया कि ये 2900 किलोमीटर से के नीचे एक ऐसी परत पाई जाती है जो कैसी है, द्रव अवस्था में होती है। इस परत को ही आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी का ये लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है आउटर कोर, और इसके मध्य वाला जो केंद्रीय जो भाग है इसको इनर कोर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो आधुनिक मत माना गया, उसके आधार पर पृथ्वी की सतह से भीतर की ओर मुख्यतः 3 परतें पाई जाती है। अर्थात सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, जो मध्यवर्ती परत होती है उसको मेंटल के नाम से जाना जाता है, और जो सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको कोर के नाम से जाना जाता है। इन तीनों परतों को 2-2 भागों में विभाजित किया गया है। क्रस्ट को भी 2 भागों में, आउटर क्रस्ट व इनर क्रस्ट, मेंटल, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, और जो कोर होता है उसको भी आउटर कोर और इनर कोर। इस प्रकार पृथ्वी की सतह से भीतर की ओर जाने पर पृथ्वी में मुख्यतः 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, और इन परतों का निर्धारण किया गया पी तरंगों के वेग में परिवर्तन के आधार पर, अर्थात चट्टानों में, क्योंकि पी तरंगों का वेग डिपेंड कर रहा है घनत्व पर, अर्थात घनत्व में अंतर के आधार पर। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या होगा, चट्टानों के घनत्व में अचानक वृद्धि होगी, तो इसे जाना जाता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असातत्य पाया जाता है उसको मोह असातत्य के नाम से जाना जाता है। मेंटल और कोर के बीच में जो घनत्व में अचानक परिवर्तन आता है उसे गुटेनबर्ग असातत्य के नाम से जाना जाता है। तो अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के इस आधुनिक मत का पूर्णतः अध्ययन करेंगे।